का काम कर रहा है। यस सर। हाँ तो दो लगा। ये बताइए, पिछले दिन एक आपको वो काफी गए थे जो है, हेडिंग तो दे दीजिए पहले। हमने पिछले दिन जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताए थे, और लास्ट वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है, जब भी कोई प्रोसेस होगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और जब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है कि एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी, न तो वो घटेगी न बढ़ेगी। तो दोनों बातें कैसे वेरीफाई हो रही? इसका मतलब तो ये हुआ कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का विरोध कर रहा है। तो दोनों बातें सही है। कुछ सोचे नहीं आप लोग? कह कर गए थे उस दिन ना कि सोचिएगा कि दोनों में क्या है जो है, कि भाई ये कहता है कि सर एनर्जी फिक्स है, और ये कहता है कि एनर्जी, तब दोनों नियम तब तो गलत हो गए ना। या तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत है, या तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गलत। इस बात को कैसे आप प्रमाणित करेंगे कि नहीं सर ये जो कहा जा रहा है वो सही है? हमारे कहने का ये मतलब है, आप लोग कुछ सोचे नहीं, लगता है भूल गए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो है, अगर चौथा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो लिखा हुआ क्लियर, व्हेन एवर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक प्लेस इट इज डन बाई एन इंक्रीज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी, इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। अभी आगे मैं इंट्रोपी की बात करूँगा। देखिए ऐसा नहीं कि ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप ठीक से देखें तो आप ये भी कहते हैं कि सर एनर्जी तो कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ एक लाइन और जोड़ते हैं, ऑल दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ होता ये है कि जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, एनर्जी बढ़ रही है, तो ठीक उतने ही अमाउंट में एनर्जी कहीं ना कहीं घट भी रही होगी। अब आप जो है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, कैसे ये साबित करेंगे कि सर यहाँ घटा और यहाँ बढ़ा। जैसे मान लीजिए एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम ले रहे हैं, ये देखिए वाटर एज ए लिक्विड, और ये चेंज हो रहा है वाटर एज ए वेपर। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। एटमॉस्फेयर में लगातार वेपोराइजेशन हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, कुछ हमको करना नहीं है, सनलाइट मिलती है, प्रोसेस हो रहा है जो। अब आप ये बताइए कि एनर्जी वेपर की ज़्यादा होगी कि वाटर की? वेपर की ज़्यादा है। मैं आज अब प्रोसेस कहाँ हो रहा है? तो ये नेचर में हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है। इसका मतलब है कि जब ये वाटर जो है वेपर में चेंज हो रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। यही बात मैं कह रहा हूँ। अब आपको ये थोड़ा सा सोचना है कि सर एनर्जी कहाँ से बढ़ गई? जब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी कैसे बढ़ गई, ये सोचना है जो है। ठीक है, तो देखिए जब लिक्विड फॉर्म में था तो लिक्विड में दो तरह की एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जब वो वेपर में गया तो वहाँ पर पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। इसका मतलब ये है कि यह जो एनर्जी जो है यहाँ पर इंक्रीज की, जो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, यही आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, क्योंकि इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी पहले भी थी, तो पहले तो कुछ थी ही। और जब ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तो ये काइनेटिक और ये काइनेटिक, इसलिए एनर्जी जो है बढ़ रही है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ जितनी एनर्जी बढ़ी उतनी एनर्जी यहाँ पर घट गई। जब भी कोई प्रोसेस होगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई एनर्जी बढ़ी तो वो कहाँ से आई।
तो लिक्विड में पोटेंशियल एनर्जी थी। यह पोटेंशियल एनर्जी जब जो देखिए, चाहे तो अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं, अगर बात क्लियर वैसे हमको लग रहा है कि समझ गए होंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये एनर्जी तो पहले से थी, लेकिन यह पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो जितना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, हूबहू उतना ही यहाँ पर घटी। तो इसलिए वो हमेशा नेचर में जो है बैलेंस बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि कह दिए तो आप कहेंगे सर दोनों गलत है, ऐसा नहीं। इसीलिए फर्स्ट लॉ के साथ हम लोग एक लाइन जोड़ देते हैं कि ऑल दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बात वेरीफाई हो गई ने? चलिए अब हम बात एक ये आती है कि देखिए, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ाते हैं, फिर पढ़ाने के बाद हम लोग उसका मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करते हैं, और इक्वेशन ये होता है डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस माइनस डब्लू। ये आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फार्मूला। डब्लू निगेटिव होगा तो निगेटिव साइड, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। इसी तरह से बात आती है कि सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो इंट्रॉपी के कंसेप्ट से आता है। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोपी, और जब इंट्रोपी डिस्कस हो जाएगी तब फिर वही जो फार्मूला होगा इंट्रोपी का, उसी को हम कहेंगे मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए अब बात सुनते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी क्या है जो है, तो एक तरह से अगर बहुत आसानी से आपको समझना है तो आप ये कह सकते हैं कि सर इंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर को मेजर करती है। इंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर को या कहिए डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है। जो सिस्टम जितना ज़्यादा डिसऑर्डर फॉर्म में होगा उसकी इंट्रॉपी उतना ही ज़्यादा। अब देखिए, हम तीन तरह के जो है सिस्टम ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक सिस्टम हमारा सॉलिड फॉर्म में है, दूसरा लिक्विड फॉर्म में है, और तीसरा सिस्टम हमारा गैसियस फॉर्म में। तीन तरह का सिस्टम हमने ले लिया, या कहिए कि हमने तीन तरह का मटेरियल ले लिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसमें इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो आपको देखना है सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर किस में होगा। तो पहले डिसऑर्डर की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर किस में होगा? गैस में, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते हैं। उससे कम लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड में दोनों होता है। जब मॉलिक्यूल पास होते हैं तो ऑर्डर होता है, जब दूरी बढ़ती है तो फ्री हो जाते हैं तो डिसऑर्डर होता है। यानी लिक्विड में दोनों पाया जाएगा, ऑर्डर और डिसऑर्डर। और जब सॉलिड में आएंगे तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर होता है। तो इस तरह से जो है हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को ऑर्डर और डिसऑर्डर के क्रम में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप लोग बीएससी पार्ट 1 में सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे। सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वह होता है जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक रेगुलर क्रम में अरेंज रहते हैं, वहाँ हमको ऑर्डर से मतलब है। तो जब एकदम ऑर्डर्ड वे में रहेंगे तो हम लोग कहते हैं कि वह क्रिस्टलाइन सॉलिड है, या उसी को कहते हैं परफेक्ट सॉलिड है। लेकिन अभी आपने कहा कि सॉलिड भी दो तरह का हो गया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हो गया एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का दूसरा नाम, एमॉर्फस सॉलिड का दूसरा नाम, एमॉर्फस सॉलिड को दूसरा सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, जो उसको सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। सूडो का मतलब है ऊपर से देखेंगे कुछ और होगा, अंदर उसको तोड़ेंगे तो कुछ दूसरे तरह का मिलेगा जो। तो एमॉर्फस को सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं जो। तो चलिए उसकी बात नहीं है, आप ये क्लियर समझ रहे होंगे कि सर सॉलिड में मॉलिक्यूल रेगुलर क्रम में होते हैं, लिक्विड में थोड़ा ऑर्डर भी होता है, डिसऑर्डर भी होता है, और गैस में आपके मॉलिक्यूल एकदम फ्री हो जाते हैं तो कंप्लीट डिसऑर्डर होता है। यानी अगर देखा जाए
तो अगर तीनों मटेरियल आपके पास है तो आप कहेंगे कि सर जो है गैस की इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लीट डिसऑर्डर होगा, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम इंट्रॉपी होगी आपकी सॉलिड। अब बात ये आती है कि सर हम इंट्रॉपी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी हम इंट्रोपी की बात करते हैं तो हम चेंज इन इंट्रोपी के टर्म में बात करेंगे। जब भी हम इंट्रोपी की बात करेंगे तो चेंज इन इंट्रोपी के टर्म में हम बातचीत करेंगे। देखिए, इंट्रोपी दोनों होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तब भी इंट्रोपी की बात हो सकती है, और जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तब भी इंट्रोपी की बात होगी। यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो भी डिस्कशन हम करेंगे कार्नाट साइकिल की मदद से करना है। और कार्नाट साइकिल जो बनाई गई है, कार्नाट साहब ने जो साइकिल दिया था वो एक रिवर्सिबल साइकिल दिया था, और उन्होंने साइकिल की मदद से ये शो किया था कि कोई भी सिस्टम जितना हीट सप्लाई करेंगे हूबहू उतना ही वर्क करेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी हम इंट्रॉपी की बात करेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए, सपोज कीजिए कि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, तो उसमें जब हम चेंज इन इंट्रोपी की बात करेंगे तो देखिए इंट्रोपी को यस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब चेंज इन इंट्रोपी की बात करेंगे तो हम उसको कहेंगे डेल्टा एस। जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो हम चेंज इन इंट्रोपी की बात करेंगे। अब देखिए, तो चेंज इन इंट्रोपी होगा क्या? तो देखिए, जो है कहीं भी सिस्टम को वर्क करने के लिए हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, या तो सिस्टम हीट को रिलीज करता है। तो जितना वह हीट आपने सप्लाई किया या जितना हीट वह रिलीज किया, उस हीट को जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए तो वही आपका कहलाएगा चेंज इन इंट्रोपी। चाहे वो हीट को रिलीज करता हो या हीट को एब्जॉर्ब करता है, उस हीट को आप उस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से आपको डिवाइड करना है, तो ये होगा हमारा चेंज इन इंट्रोपी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T, क्योंकि जो कुछ भी डिस्कशन होगा वह रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा। देखिए, हमने शुरू में ही क्लियर कर दिया कि इंट्रॉपी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है। यहाँ जो कुछ भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो कार्नाट साइकिल को कंसीडर करके करना है, और कार्नाट साइकिल जो है एक रिवर्सिबल प्रोसेस को जो है वो करती है, इसलिए जो कुछ भी डिस्कशन होगा हमारा जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगा, क्योंकि उसी में मैक्सिमम वर्क की बात हो रही है, मैक्सिमम कन्वर्सिबिलिटी की बात हो रही है। तो इस तरह से हम जो है कहेंगे कि सर इंट्रोपी एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, हम एक्यूरेट इंट्रोपी की बात नहीं करेंगे। जब भी प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल होगा तो हम वहाँ पर चेंज इन इंट्रोपी के टर्म में बात करेंगे, और जो चेंज इन इंट्रोपी है उसका फार्मूला ये होगा, सिस्टम में जितना हीट को एब्जॉर्ब किया या रिलीज किया उसको कांस्टेंट टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा चेंज इन इंट्रोपी होगा। तो इसको लिख लीजिए। इंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। इंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। It is represented by कैपिटल एस, फुल स्टॉप देकर लिखेंगे, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंट्रोपी, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंट्रोपी कैन नॉट बी डिफाइंड,
It is always shown in the form of change in entropy. It is always shown in the form of change in entropy. However, entropy can be defined as चलिए अब इन्वर्टेड कामा में लिखिए एंट्रोपी को कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर ए रिवर्सिबल चेंज taking place at a fixed temperature, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल टी। The change in entropy ब्रैकेट में डेल्टा एस इज इक्वल टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड OR released divided by that temperature, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। ये डिफिनीशन हो गई और ये आपका चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला है, इसको उतारिए। उतारिए जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है। अगर चेंज इन एंट्रोपी के टर्म में बात करेंगे तो फार्मूला ये होगा। स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी के टर्म में बात करेंगे तो ds इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई टी और dq रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। लाइट चमक रही है का? तो इसमें किसी एक को ऑन ऑफ करिए, कुछ तुम लोग जानते होगे ना कि कहाँ से क्या है। हाँ? ना यहाँ से इसको दिखाई नहीं दे रहा, देख लो। हाँ? उसको जला के देखो। एक को बंद कर दो। रिकॉर्डिंग कोई पढ़ता है? अच्छा फिर दोबारा पढ़ते हो तुम लोग? चलिए ठीक है, जो चलो उसी को जला लो। हाँ चलो जी, हाँ चलिए ठीक है जी, ठीक है ना। ये फार्मूला लिख लीजिए जो है। और देखिए ये जो फार्मूला हमने लिखा है इसी को हम लोग जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखना होगा तो यही फार्मूला लिखेंगे।
तो इंट्रापी से ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला आता है। अब देखिए जो है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, आपसे अक्सर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये अक्सर पूछा नहीं जाता। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इंट्रोपी, क्योंकि इंट्रापी ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करेगी। तो व्हाट इज इंट्रापी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि इंट्रापी क्या है और इंट्रापी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब हम लोग इसका जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कब इंट्रापी ज़्यादा होगी, कब इंट्रापी कम। फिजिकल का मतलब ये है कि कब इंट्रापी की वैल्यू ज़्यादा होगी, कब इंट्रापी की वैल्यू कम होगी, लो होगी। फिजिकल का मतलब ये डिस्कस करना है। तो ज़रा हेडिंग दे दीजिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रोपी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रोपी। चलिए अब 1 नंबर दे के हेडिंग दीजिए। 2 फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको डिस्कस करना है। 1 नंबर हेडिंग दीजिए, इंट्रोपी इज द measurement of disorderness of the system, disorderness of the system। देखिए पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, देखिए लिखा इंट्रापी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। इंट्रापी सिस्टम के डिसऑर्डरनेस को मेजर करती है। देखिए किताबों में मेजरमेंट भी लिखता है और ये भी लिखता है इंट्रापी इज द मेजर ऑफ, दोनों वर्ड है ये, मेजर भी लिखा है मेजरमेंट भी है। उसका मतलब है मापक, वह एक पैरामीटर है जिससे कि हम इंट्रापी को मेजर करते हैं। तो देखिए अभी तय ये हुआ था, अभी एग्जाम्पल हमने शुरू में ही लिया था कि सर अगर आपके पास सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों हो तो इंट्रापी किसकी ज़्यादा होगी, तो सर जिसमें डिसऑर्डर ज़्यादा होगा। तो हम सब लोग जानते हैं कि गैस में कंप्लीट डिसऑर्डर होता है, यानी गैस की इंट्रापी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे कम इंट्रापी किसकी होगी, सॉलिड की। ये तो बात तय हो गया। अच्छा ये बताइए, सॉलिड की इंट्रापी जो हम बात कर रहे हैं कि कम होगी, तो वो कम का मतलब क्या, जीरो है कि क्या आप समझ रहे हैं? जैसे हम कह रहे हैं ना कि सॉलिड की इंट्रापी कम होगी, इसका मतलब लग रहा है कि वो जीरो नहीं है, सॉलिड की भी कुछ न कुछ इंट्रापी है, बहुत कम है। तो अब ये बताइए कि वो बहुत कम इंट्रापी कहाँ से आ रही है, जबकि आप तो कह रहे हैं कि सॉलिड ऑर्डर फॉर्म में है। हाँ वाइब्रेट, देखिए ऐसा है, आप ये बताएं कि सर जिसमें भी मॉलिक्यूल में मोशन होगा उसमें कुछ न कुछ आपको इंट्रापी मिलेगी। ठीक है सर, सॉलिड कंप्लीट ऑर्डर में है, लेकिन फिर भी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट करते हैं, उसमें वाइब्रेशनल मोशन होता है और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से उसमें कुछ मूवमेंट होगा। अगर आपको मूवमेंट देखना है तो हमने उदाहरण आपको बताया था, राजघाट पुल पर खड़ा हो जाइए और जब पुल पर से बस या ट्रक गुजरता है तो देखिए धीरे धीरे पुल आपका कंपन कर रहा है, जबकि वो सॉलिड का बना हुआ। तो सॉलिड में भी मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन, यानी सॉलिड की भी कुछ न कुछ इंट्रापी होगी। यह है कि इंट्रापी बहुत कम होगी जो, ठीक है। अब ये सोचना है कि सॉलिड की इंट्रापी जीरो कब होगी। ये तो तय हो गया कि सर रूम टेम्परेचर पर कुछ न कुछ होगी, क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल मोशन होगा, भाई ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ होगी। अब ये सोचना है कि सॉलिड की इंट्रापी जीरो कब होगी। हाँ नहीं होगा, हाँ मैंने वाइब्रेशनल एनर्जी भी समाप्त हो जाए,
यानी मॉलिक्यूल वाइब्रेशन भी न करे। और यह एक कंडीशन आती है, वह कंडीशन है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगर सॉलिड का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कर दें, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना कर देंगे तो इस पर एज्यूम ये किया जाता है कि जो सॉलिड में वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। इस टेम्परेचर पर भाई देखिए, एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। तो जब टेम्परेचर को आप इतना डाउन कर देंगे तो उस समय सोचा ये जाता है कि आपकी जो सॉलिड में जो वाइब्रेशनल मोशन हो रहा था वह भी आपका फ्रीज कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो उस समय आपकी इंट्रॉपी जो है जीरो होगी। तो एक केस है जहाँ पर कि इंट्रॉपी जीरो हो सकती है। आप कह नहीं सकते हैं कि सर जीरो कभी नहीं होगा। और जिस कंडीशन में इंट्रॉपी जीरो होगी उसको कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। हम लोगों के सिलेबस में केवल फर्स्ट और सेकंड लॉ ही था, लेकिन हमने नाम ले लिया कि भाई थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे मिलेगा, तो वो इसी आधार पर वो भी आएगा। जब कोई भी आप गैसियस मटेरियल लीजिए, धीरे धीरे टेम्परेचर को डाउन करते जाइए। जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तो गैस से लिक्विड में, टेम्परेचर और डाउन कीजिए तो लिक्विड से सॉलिड में, और जब टेम्परेचर को 0 केल्विन पर ले जाएंगे तो उस समय जो सॉलिड के जो वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है वह भी सीज कर जाएगा और उस समय उसकी इंट्रॉपी की वैल्यू 0 होगी। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमको थर्ड लॉ से मतलब नहीं है। तो आप ये बात समझ गए कि सर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की भी कुछ न कुछ इंट्रॉपी होगी, भले वो कंप्लीट ऑर्डर फॉर्म में, कुछ न कुछ उसमें मोशन होता रहेगा जो है। ठीक है, तो देखिए पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस डिसऑर्डर को मेजर करता है। तो गैस में डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा हो तो उसकी इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड की सबसे कम होगी सॉलिड की। लिखिए जरा, entropy is regarded as a measure of the MEASURE, a measure of the disorderness ORR, randomness of the system, if greater is the disorderness, larger will be the, if greater is the disorderness, then नहीं है, if greater is the disorderness, larger will be the entropy of the system, larger will be the entropy of the system। चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिए। इन केस ऑफ ए सॉलिड, molecules are arranged manner, so it has least entropy, LEAST, full stop। in case of liquid, the disorder is increases,
the disorder is increases. कामा देकर उसी क्रम में लिखेंगे सो द इंट्रोपी इंक्रीजेज, सो द इंट्रोपी इंक्रीजेज while in the case of gaseous system, while in the case of gaseous system complete disorder arises, complete disorder arises. So it has maximum entropy, so it has maximum entropy. चलिए अब देखिए एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहता हूँ। देखिए हालांकि बात तो आप समझ गए होंगे, डिसऑर्डर जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे इस पूरे यूनिवर्स को हम एक सिस्टम मान लें, पूरे ब्रह्मांड को हम मान लें कि ये आपका एक सिस्टम है, और आप देख रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में लगातार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, जैसे वेपोराइजेशन हो रहा है, जो भी डस्टिंग कुछ भी हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। और अभी आपने कहा था कि सब जब लिक्विड सब जब गैस में जाएगा तो एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि लगातार जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यूनिवर्स में हो रहा है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। लेकिन अब वही प्रोसेस आएगा कि भाई एक तरफ कह रहे हैं इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसी रेशियो में कहीं ना कहीं डिक्रीज भी कर रही होगी। जो तो लास्ट में लिखिए जरा पैराग्राफ चेंज करके, इफ द यूनिवर्स में बी रिगार्डेड एज, if the universe may be regarded as an isolated system, an isolated system in which a number of spontaneous processes are going on माने लगातार हो रहा है, are going on लगातार हो रहे हैं, कामा देकर लिखें, then the entropy increases, then the entropy increases. So yes, so we can say that the entropy of universe is increasing day by day, यूनिवर्स की एंट्रोपी प्रतिदिन बढ़ रही है, डे बाय डे। अब आइए सेकंड फिजिकल सिग्निफिकेंस, सेकंड नंबर, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ, सेकंड नंबर, एंट्रोपी इज द measurement of probability, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए आप बात कीजिए जो है
कह रहे हैं कि इंट्रोपी प्रोबेबिलिटी को भी मेजर करती है, इंट्रोपी प्रोबेबिलिटी को मेजर करती है। देखिए प्रोबेबिलिटी भी डिसऑर्डर से संबंधित है। अब यह है कि कैसे डिसऑर्डर से संबंधित है, तो ये बात हम लोगों को तय करना है जो है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों के ऊपर ही मेरा उदाहरण है, जैसे सपोज लीजिए कि मान लीजिए और इसमें 10 लोग होते, मान लीजिए हम लोगों की संख्या 20 होती, ठीक है, और मान लीजिए हम आप लोगों को कमरे से बाहर कर देते और इसके बाद कहते कि आप लोग रोल नंबर वाइज बैठेंगे जो है, 20 लोग हैं, कह देते कि भाई जो रजिस्टर में आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर वाइज बैठेंगे। अब रोल नंबर कैसे डिसाइड होता है, तो उसका फार्मूला ये कि जो बच्चा पहले आता है उसका पहले रोल नंबर लगता है, जो बाद में आता जाता है उसका रोल नंबर उसी वजह से लगता है। कॉलेज में चाहे कहीं भी इसी तरह का नियम है कि भाई जो बच्चा पहले आएगा उसको पहला रोल नंबर मिलेगा। फिर जैसे मान लीजिए आप 20 लोग हैं और हम कमरे से बाहर सब लोग हैं, हम कहते हैं कि सब लोग रोल नंबर वाइज बैठें। आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं, आप रोल नंबर वाइज बैठ जाएंगे। एक तो ये शर्त है मेरी कि भाई आप रोल नंबर वाइज बैठेंगे। दोबारा मैं आपको ये कहता हूँ, दोबारा मान लीजिए सब लोग बाहर हैं, अब मैं कहता हूँ कि जिसकी जहाँ इच्छा करे वो वहाँ बैठ जाए। अब आप ये बताएं, आप किस कंडीशन में आप अपने को कंफर्ट महसूस करेंगे, पहली वाली कंडीशन में कि दूसरी वाली कंडीशन में, ये सोचना है। किस कंडीशन में आप अपने को सहज महसूस करेंगे, पहली वाली कंडीशन जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि सब लोग रोल नंबर से बैठेंगे उस कंडीशन में, कि जब हमने कह दिया कि जिसकी जहाँ इच्छा करे बैठने की, तब सोच के बताइए। हाँ सेकंड वाले में, भाई देखिए कह रहे हैं कि सर सेकंड वाले में हमको ठीक रहेगा। सेकंड वाले में इसलिए ठीक रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ किसी का ऐसा रोल नंबर हो जो आपसे मैच न करता हो, माने आपसे बनती न हो, तो बनती ना हो तो आपके बगल में बैठा है तो अब आपके लिए 1 घंटा सर दर्द हो गया जो है, लेकिन हम फ्री कर दिए तो आप जिसके साथ बैठना चाहे बैठ लेंगे जो। तो देखिए जब हम आपको फ्री कर दिए तब आप जो है रोल नंबर वाइज नहीं है, आप किस कंडीशन में है, तो डिसऑर्डर फॉर्म में। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि जो सिस्टम जितना ज़्यादा डिसऑर्डर फॉर्म में होगा उसके होने की प्रोबेबिलिटी उतना ही ज़्यादा है। आप सब लोग एक रोल नंबर वाइज बैठे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन सब लोग एट रैंडम बैठे जैसे चाहें तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी जो है ज़्यादा है। और जब एट रैंडम रहेंगे तो डिसऑर्डर भी ज़्यादा हो। तो हमारे कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी भी डिसऑर्डर को ही मेजर करती है, यानी जो सिस्टम जितना ज़्यादा प्रोबेबल होगा उसकी इंट्रॉपी उतना ही ज़्यादा हो। और देखिए जो है बोल्ट्जमैन साहब ने इंट्रॉपी और प्रोबेबिलिटी का एक रिलेशन दिया था। उनका रिलेशन ये था, यस इक्वल टू k/ln/w और प्लस कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन साहब ने इस रिलेशन की मदद से इंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी को जो है डिफाइन किया था जो है। दूसरी बात ये है कि बाद में इसी इक्वेशन को थोड़ा सा प्लांक साहब ने मॉडिफाई किया है, और प्लांक साहब ने केवल बस ये कहा कि जो इक्वेशन में आपने कांस्टेंट दिया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, केवल इक्वेशन अगर इतना भी हो तब भी पर्याप्त है, यस इक्वल टू k/ln/w। तो इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन इंट्रोपी प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप जो। तो ये देखिए तो प्रोबेबिलिटी भी एक तरह से डिसऑर्डर को ही मेजर करती है। जो सिस्टम जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी उतना ज़्यादा हो। ये बताइए, इस फार्मूला की मदद से सोच के बताइए कि किसी सिस्टम की इंट्रॉपी 0 कब होगी। ये फार्मूला देख के बताना है, जो लास्ट वाला हमने लिखा। वो W कार्य नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, प्रोबेबिलिटी 0 कैसे होगी भाई, उसकी तो प्रोबेबिलिटी कुछ तो कुछ होगी। है क्या k 0 हो जाए, k तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो 0 कैसे होगा। सोचिए सोचिए ठीक से सोचिए, बता देंगे, ऐसा नहीं है।
हाँ 1 हो। अगर W की वैल्यू 1 हो जाए, ये आपका आंसर है सर। किसी तरह से W की वैल्यू 1 हो गया, K 0 नहीं हो सकता है, ख्याल कीजिए, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है। W भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सिस्टम है तो उसकी कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन यह है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। 1 का मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और जब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी उस समय एंट्रापी की वैल्यू जो है 0 होगी, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती। तो ऐसा नहीं है कि एंट्रापी 0 नहीं होगी, एंट्रापी 0 हो सकती है, लेकिन आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। अब बात ये करना है कि सर प्रोबेबिलिटी कब 1 होगी। हाँ श्योर नहीं, जब सारे के सारे मालिक्यूल एकदम रेगुलर क्रम में हो, उसमें कहीं से कोई डिसऑर्डर ना हो, तब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यानी वह कंडीशन तब आएगी जब वह सिस्टम आपका एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर होगा। जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर होगा तो जो एक्चुअल में मालिक्यूल है वो और जो आप अरेंज किए हैं दोनों का रेशियो एकदम 1 आएगा, और जब दोनों का रेशियो 1 आएगा उस समय हम कहेंगे कि सर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है, तो एंट्रॉपी की वैल्यू 0। इसीलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि वही हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रॉपी 0 भी होगी। तो लिख लीजिए जरा, all spontaneous processes lead to increase in entropy। कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो इंट्रोपी इंक्रीज करेगी, लीड टू इंक्रीज इन इंट्रोपी, एंड आल्सो इंक्रीज इन डिसऑर्डर, इंट्रोपी बढ़ेगी तो डिसऑर्डर भी बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप देखें, in other words a spontaneous process invariably, एक ही वर्ड है invariably, INVARIABLY, invariably माने अस्थाई रूप से, invariably take place from a less probable to a more probable state, full stop। a relation between entropy and probability was given by Boltzmann, हमने नाम लिख दिया, साइंटिस्ट का नाम है बोल्ट्जमैन, एज। अब ये वाली लाइन उतारना है जो हमने घेर रखा है, S=KLNW प्लस कांस्टेंट, उतारिए। S=KLNW प्लस कांस्टेंट, और उसके नीचे लिखिए वेयर K=, स्मॉल k है, ख्याल करिएगा, वेयर K= बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, W= लिखिए, एंड W= थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी।
थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। चलिए जरा एक लाइन और लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू प्लैंक the constant in the above equation should be zero, hence ये लाइन उतारना है S = KLNW। प्लैंक साहब ने कहा कि कांस्टेंट को जीरो होना चाहिए, तो S = KLNW। दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। तो ये रहा एंट्रोपी और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखिए एंट्रोपी पर और एक क्वेश्चन आता है जो आपसे 4.5 नंबर में पूछा जाता है, और क्वेश्चन ये होता है कि प्रूव दैट एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। आप प्रूव कीजिए कि एंट्रोपी आपकी स्टेट फंक्शन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ज़रा क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। ये बताइए जो है, अगर ये आपको प्रूव करना है कि कोई स्टेट फंक्शन है, कोई पाथ फंक्शन है, बस अभी छोड़ें, तो कहीं जाना है कहा दूसरी जगह, बस अभी 2 मिनट में छोड़ते हैं जो है। चलिए देखिए जो है, ये कैसे प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन। तो देखिए सर ने पढ़ाया होगा, जो फंक्शन केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन, जो चेंज होने के मैनर पर डिपेंड करता है उसको कहते हैं पाथ फंक्शन। तो यहाँ पर एक हम रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे और उसमें हम 2 पाथ कंसीडर करेंगे, और दोनों पाथ की मदद से हम देखेंगे कि चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू सेम है, और जब चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू सेम होगी तब हम कहेंगे कि एंट्रोपी हमारी स्टेट फंक्शन है। ये करना है तो थोड़ा सा लिख लीजिए 2 लाइन, फिर इसके बाद कल कंप्लीट कराएंगे। आंसर में लिखिए क्या लिखना है। We know that the efficiency of Carnot cycle is eta = W/Q। हमने इफिशियंसी की डिफिनीशन में तो एक हीट इंजन लिया था, वही कार्नाट साइकिल पर भी एप्लीकेबल है। eta = W/Q। लेकिन जब कार्नाट साइकिल की मदद से देखेंगे तो जब हीट सप्लाई करते हैं तो वहाँ वैल्यू Q2 लिखा हुआ है। आप देखेंगे पहला वाला प्रोसेस A से B में जा रहे हैं तो Q2 लिखा हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि यह जो वर्क है, वर्क को हम टेम्परेचर के भी टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी में लॉस होता है। तो एनर्जी का लॉस मीन्स टेम्परेचर में लॉस, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम इसको टेम्परेचर के भी टर्म में लिख सकते हैं। और देखिए जो कार्नाट साइकिल है उसमें हमारा हाई टेम्परेचर T2 है और लोअर टेम्परेचर हमारा जो है T1 है। तो T2 और T1 का जितना डिफरेंस आएगा सिस्टम उतना ही वर्क करेगा, और जो Q2 हीट सप्लाई करते हैं उस समय हमारा टेम्परेचर T2 होता है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। उतार लीजिए, कार्नाट साइकिल की इफिशियंसी ईटा का फार्मूला ये होगा।
देखिए अब बात सुनिए, जो है हम वर्क को हम हीट के भी टर्म में लिख सकते हैं। तो वर्क को जब हीट के टर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे Q2 माइनस Q1। वर्क को जब हीट के टर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे Q2 माइनस Q1। अब इन दोनों की मदद से हम लिख सकते हैं देन, अब आइए W के यहाँ ये लिखिए Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप इसको डिवाइड कीजिए। जब इसमें डिवाइड करेंगे वैल्यू 1 माइनस यहाँ पर आएगा Q1 बाई Q2, यहाँ T2 से डिवाइड कीजिए 1 माइनस T1 बाई T2। 1 से 1 आपका कैंसिल, निगेटिव से निगेटिव भी कैंसिल, या आपको यहाँ से मिलेगा Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2। इसी पर रोकते हैं। अब इसके बाद जो है कल यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 देना था, और ये जो आ गया हमारा, ये आपका जो है इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। हम इसको ऐसे लिखते हैं Q1 बाई T1 इक्वल टू Q2 बाई T2। देखिए इसको यहाँ, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो इतने पर रोकते हैं। कल इसको जो है डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे कि एंट्रोपी हमारी एक स्टेट फंक्शन है, कि कैसे प्रूव होगा।